हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो पहले आपने लेंसों के बारे में समझा, लेंसों का अपवर्तन ज्ञात किया, दो पतले लेंसों का संयोजन ज्ञात किया, लेंस मेकर सूत्र ज्ञात किया। अब बात करते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रिज्म के बारे में जानते हैं, प्रिज्म होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों देखो, प्रिज्म एक त्रिभुज आकार की एक आकृति होती है। ऐसे इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये ABC है। अब श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में से गुजरती है तो ये 7 कलर में विभाजित हो जाती है। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये रेड से चालू होती है, वॉयलेट तक चलती है। वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी कलर। तो सबसे पहले आपको प्रिज्म के बारे में आइडिया हो जाए। त्रिभुज की तरह एक कांच की सिल्ली होती है और ये त्रिभुज आकार की होती है, जिसमें 3 फलक होते हैं ABC, और तीनों कोणों का मान बराबर होता है 60 60 60 180 डिग्री। अब प्रिज्म पे अपवर्तन ज्ञात करेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम डिजाइन करते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं तो आपको क्या है, क्लियर हो जाए थोड़ा सा कंसेप्ट, इस वजह से। ये आपकी प्रिज्म हो गई, ये आपकी प्रिज्म हो गई बच्चों। देखिए ध्यान से। अब कह रहा है कि इसमें से जब कोई प्रकाश गुजरता है और वो सीध में आ जाता है, वो निर्गत किरण निकल जाती है। तो ये जो किरण है, ये किरण है बच्चों P, और ये किरण है Q, और ये किरण है R, और ये किरण है S। ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इन दोनों रेखाओं को जोड़ देंगे। और ऊपर भी क्या करेंगे बच्चों, एक ये और एक ये जोड़ दिया। ठीक है। तो ये तो जाए ऊपर की तरफ डॉट, ये जाएगा यहाँ, और इसकी डायरेक्शन ये चली जाएगी, और इसकी डायरेक्शन ये चली जाएगी। अब कह रहा है कि इनकी जो कोण है, यह तो जाएगा R1 और यह कोण हो जाएगा R2, अंतः कोण है, और यह हो जाएगा I, यह बहिष्कोण है I, और यहाँ का बाहर का बहिष्कोण R है। यह आपतित किरण है, और ये क्या हो गई बच्चों, निर्गत किरण। ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यह कोण हो जाएगा विचलन कोण, और यह त्रिभुज कोण A B और C। ठीक है। और यहां से क्या होगा, I में से I1 में से R1, और यह I2 से R2, और यह हो गया R1 R2 कोण। अब देखिए, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, और यहां क्या ले लेंगे, यहां ले लेंगे O, और ये R और ये S। अब ध्यान से देखिए, ये आपके सामने प्रिज्म तैयार होगी। अब ये प्रिज्म यहां M ले लीजिए, एक कोण है ना QMR। दो त्रिभुज जब मिल जाते हैं तो एक समचतुर्भुज का निर्माण करते हैं। अब जो दिया गया वो लिख दीजिए। A है वो तो है प्रिज्म कोण, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, PQ क्या है, आपतित किरण। RS क्या है, निर्गत किरण। I क्या है, आपतन कोण। और SM क्या है, विचलन कोण। और R क्या है, निर्गत कोण। ये इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले दोबारा समझिए, ABC एक प्रिज्म है जिसमें P और Q आपतित किरण है, RS एक निर्गत किरण है, A है प्रिज्म कोण, SM है विचलन कोण, और R1 R2 ये अंतः कोण है।
इनकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा हो जाएगी I माइनस R1, ये ऊर्जा जाएगी I2 माइनस R2, और ये कोण हो जाएगा R निर्गत कोण। ये आपके सामने दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि इनको ड्राइव करते हैं और प्रिज्म का सूत्र डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटे से त्रिभुज का निर्माण करते हैं। कौन सा त्रिभुज है बच्चों? QOR। ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है ना? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, त्रिभुज फर्स्ट प्रायोरिटी में ले रहे हैं, त्रिभुज QOR से। देखिए ध्यान से, QOR ये एक त्रिभुज है। अब कह रहा है इसमें R1 R2 दो कोण दे रखे हैं, R1 R2 प्लस O एक ये कोण, ये तीनों मिलके कितने डिग्री के बराबर है बच्चों? यह है 180 डिग्री के। ये समीकरण नंबर हो गई 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो त्रिभुज है QOR, इसमें R1 R2 दोनों के कोण प्लस O के कोण के बराबर होगा, वो 180 डिग्री होगा। इन तीनों कोणों का यह हो जाएगा 180 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन में समचतुर्भुज लेंगे, तो समचतुर्भुज के लिए क्या करते हैं बच्चों? ऐसे यूज करते हैं। समचतुर्भुज क्या हो जाएगा? AQOR से। इसका मतलब हो गया AQORA। ये एक समचतुर्भुज बन गया। अब समचतुर्भुज के कोण का मान होता है 360 डिग्री और 4 भुजाएं होती है इसमें समचतुर्भुज में। तो क्या क्या भुजा है बच्चों? देखो, A प्लस O, और R1 R2 का मान क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90 बराबर 360, ये हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। क्योंकि समचतुर्भुज के चारों कोणों का मान तो होता है 360 डिग्री, और ये कोण और ये कोण, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, और इसमें एक कोण ओ कोण ये अज्ञात हैं। तो ये जो सामने वाले दो कोण हैं ये तो अज्ञात हैं, और ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री ऐड हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये समीकरण नंबर 1 व 2 कि जब तुलना करते हैं तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। A प्लस O बराबर 360 माइनस 180 बराबर 180। यह समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से, तो इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, राइट साइड पार्ट वाला और राइट साइड पार्ट समान है। लेफ्ट वाले पार्ट को एक साथ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? R1 R2 O। तो यहां से क्या रख सकते हो आप? R1 R2 प्लस O बराबर A कोण प्लस O कोण बराबर 360। तो इसमें O से O कैंसिल, तो इसका मतलब हो गया कि एक का जो मान है वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर हो जाएगी बच्चों 4। यह तो हो गया एक का मान, या आप एक काम कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, या इसको आप A से निरूपित कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब कह रहे हैं कि बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर की दिशा में होने वाला कोण, अंतः कोण होता है अंदर का कोण। इसका मतलब, इसका थोड़ा समझिए बच्चों कि ये आपके पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये लाइन और ये लाइन, तो ये जो कोण है ये तो होता है बहिष्कोण, और ये जो कोण होते हैं ये होते हैं अंतः कोण। अंतः का मानी होता है अंदर, अंदर का कोण। अब इस कोण के बारे में क्या करते हैं, एक ट्रायंगल और लेते हैं। कौन सा लेते हैं? MQR से, त्रिभुज MQR से। तो यहां से लेंगे बहिष्कोण बराबर दो अंतः कोणों का योग। अब बहिष्कोण का जो मान है बच्चों ध्यान से देखो, वो तो है I। अब यहां तो I होगा नहीं। अब आपके पास त्रिभुज है MQR, तो इनमें क्या हो जाएगा, जो S है S, ये तो हो जाएगा बहिष्कोण, और अंतः कोण का मान हो जाएगा I माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो ये कंप्लीट जब लिखोगे I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये आपका मान हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो बच्चों, I1 और ये I2 और ये R माइनस रखेंगे तो ये R1 प्लस R2, ये आपका विचलन
कोण आ गया। समीकरण नंबर 5 ये आ गया। अब न्यूनतम ग्राफ ज्ञात करते हैं, विचलन व आपतन कोण में न्यूनतम ग्राफ कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कुछ पार्ट्स मिटाऊंगा भी, तो मैं ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए बच्चों। तो स्पेस के लिए मैंने क्या किया, ये जो डिनोट किया ये आपको आइडियाज हो गया। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, आपतन कोण व विचलन कोण, ग्राफ से निष्कर्ष। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा और ये यहाँ से इधर आएगा और ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तो हो जाएगा ऐसा और ये हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ऐसा और ये हो जाएगा ऐसा विचलन कोण। और ये न्यूनतम विचलन कोण। इसका मतलब ये हो गया कि जिस पोजीशन पे आपतन कोण और विचलन कोण बराबर होते हैं वो बिंदु संतुलित अवस्था को निरूपित करती है प्रिज्म में। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों जहां R1 और R2 का मान है वहां तो ले लीजिए R1, और जहां I1 और I2 का मान है वहां I से निरूपित कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि I1 आपतन कोण का मान और विचलन कोण का मान आपस में बराबर है, तो जिसमें R का जो मान होगा वही I का मान होगा। इस वजह से जहां R1 R2 है वहां R रख दीजिए, जहां I1 I2 है वहां I रख दीजिए। इसी कंडीशन में आप क्या करें, समीकरण नंबर 4 और 5 को चेंज करेंगे। अब समीकरण नंबर 4 और 5 को, समीकरण नंबर 4 व 5 को पुनः लिखने पर तो मैं जगह नहीं होने की वजह से यहाँ स्ट्रेट लाइन में लिख रहा हूं बच्चों। समीकरण नंबर 4 देखिए, यहां से क्या रही है, a बराबर r प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा 2r, यह हो जाएगा ना। तो a बराबर 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2, ये तो आ जाएगा आपका r का मान, समीकरण नंबर 6। अब आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, अब आपको ज्ञात करना है i का मान। तो i का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। i का जैसे मान ज्ञात करेंगे तो विचलन कोण का जो मान है समीकरण नंबर है 5, तो इसको मैं यहाँ से डिनोट कर रहा हूँ। विचलन कोण का मान हो जाएगा I1 प्लस I माइनस R1 प्लस R। अब इसकी जगह क्या, आप ध्यान से देखिए बच्चों, R प्लस R 2R की जगह क्या a नहीं रख सकते हो आप, तो या तो आप क्या करेंगे कंप्लीट रख दीजिए। तो इसको समीकरण को संतुलित करोगे तो क्या जाएगा 2i माइनस 2r, तो ये समीकरण हो जाएगी 2i माइनस a। तो ये विचलन कोण आ जाएगा 2i माइनस a। तो आपको i का मान चाहिए क्या, आपको तो चाहिए बच्चों i का मान। तो i का मान चाहिए करने के लिए क्या करेंगे, sm प्लस a, या तो इसको इधर भेज दीजिए sm यह विचलन कोण प्लस a, और यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा i। अगर यह और भी नहीं समझते हो तो इसको थोड़ा सा सरलीकरण और कर लीजिए। देखो बच्चों, सरलीकरण करोगे तो क्या जाएगा 2i बराबर s प्लस a, तो यहाँ से i का जो मान आएगा वो क्या आएगा sa/2, ये आपका i का मान आ गया। ये समीकरण नंबर 7, ये r व i का मान आ गया। अब ये क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से स्पेस है नहीं मेरे पास, पर मैं क्या करूँगा यहाँ से थोड़ा सा मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इस पोर्शन को इतना समझिए, दोबारा मैं इस पोर्शन को मिटाकर और बाकी के पार्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहला पार्ट आपके प्रिज्म है, PQ नाम की भुजा है, आपतित किरण है, RS वो निर्गत किरण है, और R1 R2 दो कोण हैं, यह S है ये विचलन कोण है, A है प्रिज्म कोण है। अब सबसे पहले त्रिभुज QOR से ज्ञात किया एक ट्रायंगल, एक ज्ञात किया आपने समचतुर्भुज AQORA, ये समचतुर्भुज का मान आ गया। ये दोनों के मान के माध्यम से A ज्ञात कर लिया। अब क्या किया बच्चों,
दोनों के पोर्शन को राइट साइड वाले तो पार्ट सेम आ रहे कैंसिल हो गए, लेफ्ट वाले पार्ट को बैलेंस करके एक का मान ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है कि ओ क्यू एम आर, इससे आपको एक तो बहिष्कोण और दो अंतः कोण का योग ज्ञात करना है, उससे आपका विचलन कोण ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है कि एक ऐसी पोजीशन होगी प्रिज्म में जिनमें विचलन कोण व आपतन कोण का मान आपस में बराबर होता है। वो कंडीशन के माध्यम से ये देखते हैं कि वहां दोनों कोण अगर आप बराबर होते हैं, उस सिचुएशन में R1 R2 का मान, I1 I2 का मान बराबर लिया जाता है लगभग। तो जैसे बराबर रखोगे तो इस समीकरण और यह समीकरण की आपस में R का और I का मान लिया जाएगा। ये मान आप स्नेल के नियम के माध्यम से पुट कर सकते हो, पुट करके आप इसका मान डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों में क्या करता हूँ, यह डायग्राम मिटाता हूँ, यहीं से मैं आपको पुट करके सिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, स्नेल का नियम लेना है। स्नेल का नियम क्या है बच्चों, देखो म्यू बराबर साइन आई इंटू साइन आर, ये स्नेल का नियम है। साइन आई, आई का मान क्या है, ये है बच्चों, तो साइन आई की जगह क्या रख सकते हो, एस प्लस ए बट्टा 2। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आर की जगह क्या आ जाएगा, ए बट्टा 2, यहाँ से हो जाएगा ए बट्टा 2। यह आपका सूत्र हो जाएगा। तो आपका सूत्र हो जाएगा म्यू बराबर साइन एस एम प्लस ए बट्टा 2 साइन ए बाई 2, ये विचलन कोण, यह आपका हो जाएगा प्रिज्म द्वारा प्रवृत्तांक। यह प्रवृत्तांक का सूत्र। यह आपका सूत्र हो जाएगा। अब कह रहा है कि साइन का मान है वो लगभग किसके बराबर मान सकते हो, ए एस प्लस ए वाई टू के बराबर मान सकते हो। कहने का मतलब साइन का मान वो लगने मान सकते हो, तब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये स्टेप निकाल सकते हो, एस प्लस ए वाई 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कंप्लीट है, या ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल है और ये a यहाँ भेज देंगे, तो म्यू a बराबर एस प्लस ए, ये इधर चला जाएगा, तो म्यू a माइनस ए बराबर एस, तो विचलन कोण का जो माइनस है वो a कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस 1, ये आपका विचलन कोण का मान आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 8। इस तरह से क्या होगा, एक प्रिज्म का सूत्र डिफाइन करेंगे आप। बट ये चीज़ें ऐसी हैं बच्चों कि इनको थोड़ा सा आप डायग्राम के साथ साथ इनके जितने भी जो त्रिभुज हैं या समचतुर्भुज बन रहे हैं, इनके कोण हैं, उस पे बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा इस डायग्राम पे, और जो इनकी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के आधार पे आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर ये सूत्र ड्राइव होते हैं। और कोई ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस आपको इसका जो तरीका होता है ना फिल करने का, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या पार्ट को पहले ले, त्रिभुज का पहला पार्ट लिया, सेकंड समचतुर्भुज का लिया, ऊपर यहाँ से बहिष्कोण का मान लिया, तीनों को एडजस्टमेंट किया, एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के मान निकाला, स्नेल के नियम से पुट किया, आई ओ आर का मान लिया और वो पुट करके यहाँ रख दिया। इसमें कह रहा है कि साइन का मान लगभग 0 है, तो अप्रोक्सीमेटली एस प्लस ए वाई 2 के बराबर मान लीजिए। ये मान माने 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मान है, ये पक्षांतर कर दिया और आपका विचलन कोण का मान आ गया। विचलन कोण का मान पूछे तो ये प्रूफ करना है, स्नेल का नियम पूछे तो आपको ये सूत्र ड्राइव करना है, और इस कंडीशन से ये सूत्र तैयार होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो बच्चों कमेंट्स के माध्यम से छोड़ दीजिए, दोबारा समझा देंगे आपको अच्छे से। आप इसको थोड़ा सा देखिए, रिवीजन कीजिए और नया टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों नया टॉपिक, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, नई हेडिंग डालते हैं। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण।
इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये 10th तक का लेवल का आता है, जब 12th में नहीं आता थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये एक प्रिज्म बनाएंगे और प्रिज्म में से क्या करेंगे बच्चों, प्रकाश का किरण गुजरेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 6 7, ये 7 कलर में विभाजित होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक ये लाइन है, ये लाइन मिटा दीजिए, ये आपकी लाइन ये है। ये बच्चों श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका वो रेड से शुरू होता है और वॉयलेट तक चलता है। तो इनकी जब परिभाषा बनाओ तो ये ए और बी और सी एक प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश की किरण, परिभाषा क्या होगी, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, प्रिज्म के अपवर्तन के बाद सात रंगों में कर देती है, 7 रंगों में विभाजित कर देती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनमें क्या, जो लाल रंग की जो तरंग दे रही है ना, उसका विचलन कम होता है। तो इसका मतलब हो गया लाल रंग की तरंग दैर्ध्य का विचलन कोण कम होता है, बैंगनी रंग का विचलन कोण ज्यादा होता है। बस कुछ एक ऐसी परिभाषा है बेसिक सी, कोई ज्यादा खास नहीं है। ये 10th बेस तक के बच्चों के लिए आती है, छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। आप 12th के बच्चे हो, आपको कंपटीशन नहीं बढ़ना है। IIT और JEE टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बट थोड़ा सा पार्ट था, मैंने इसके बारे में समझा दिया कि प्रिज्म से रिलेटेड अगर कई बार पूछ लिया जाए तो आपको आइडियाज होना चाहिए। तो ये परिभाषा है, और इसका थोड़ा सा ये भी समझ सकते हो कि लाल कण वो है ना कम बिखरता है। जो लाल रंग है वो दूर तक नजर आता है, उसकी प्रकीर्ण की मात्रा वो कम होती है, बैंगनी कलर है वो ज्यादा बिखरता है, इस वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। जबकि वास्तव में आसमान है वो काला होल है एक तरह से, बट वो अपनी आंखों के सामने जो बैंगनी कलर है उसकी प्रकीर्ण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से वो अपन को आसमान नीला दिखाई देता है। यह आपका पार्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों नया टॉपिक, अब एक अंतर देखेंगे, निकट दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष। देखिए तो पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं बच्चों, तो आपको पता चल जाए। तो आपको क्या हर एक बारीकी के बारे में यहाँ स्पष्टीकरण हो जाए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ले लेते हैं दूरदृष्टि दोष। दोष एक होता है निकट दृष्टि दोष,
ये किस में होता है? आंख में होता है बच्चों। ये कहीं आप ये मत समझ लेना कोई और जगह। ये आंख की प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी आंख की प्रॉब्लम्स में कैसे डॉक्टर चेकअप करके कैसे इनको लेंस दिया जाता है, तो ये दृष्टि है। तो सबसे पहले दूरदृष्टि दोष जहां नाम आ जाए तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो इसकी जब परिभाषा बनाए तो वैसे बनाए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब दूर नाम से पता चल रहा है वो तो दिखाई दे रही है, जो चीजें नहीं है वो आपको नजर नहीं आती। दूरदृष्टि का मतलब दूर की वस्तु है वो दिखाई दे रही है, पास वाली वस्तु दूर स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा हूं। इस चीज के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तल लेंस के माध्यम से इसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे आपकी आंख है ये बच्चों, ठीक है, और यहां से आपका ये लेंस होता है ना, और ये आपका ऐसे, और ये डिफेक्टेड आंख है, और ये आई है, और ये ओ है, ये वस्तु है, और ये लेंस है आंख का, और ये दोषयुक्त आंख है। क्या है? इसमें दोष है। अब इस लेंस से दूरी करने के लिए, समस्या दूर करने के लिए क्या करते हैं? यहां का लेंस है, यहां का लेंस है, और यहां से क्या करते हैं बच्चों? यहां से दूरी को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आई प्रतिबिंब बनाते हैं, और इसका प्रतिबिंब यहां से ओ, ये ओ है, ये इधर आ जाता है, और यहां प्रतिबिंब वो स्पष्ट रूप से होती है। यह क्या हो जाती है? आंख दोष मुक्त आंख। अब ये होगी कैसे? यहां आप एक लेंस और यूज करेंगे, इस लेंस को, और इस लेंस में से क्या होगा? ये किरण और ये किरण, ये ऑब्जेक्ट पास में बना देगा, और इसका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से आपको नजर आने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, इस दोष युक्त आंख में आप उत्तल लेंस यहां लगा दोगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पास में बन जाएगा, और इसका जो प्रतिबिंब है देखने की जो कैपेसिटी है वो फिक्स पॉइंट पे बन जाएगी। ये कहीं आउटसाइड में थी, अब ये आई है वो एकदम सेंटर पे बनेगी, और इसका जो प्रतिबिंब ओ है वो यहां से यहां जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करते हो? निकट दृष्टि दोष। तो जैसे ये प्रोसेस है इसी की कॉपी करनी है, कुछ नहीं चेंज करना है, धीरे धीरे देखिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से
दिखाई नहीं देती है। इस समस्या का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों ध्यान से, ये आपकी आंख है, ये आंख है आपकी, और यहाँ से जो प्रतिबिंब है वो अनंत से आ रहा है, और ये आपके यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब पास में, और ये ऑब्जेक्ट है और अनंत पर है। तो ये क्या हो जाएगी, आंख है बच्चों, ये हो जाएगी दोष युक्त आंख है। अब इसकी प्रॉब्लम जैसे दूरी कहते हैं, यह आपका लेंस उत्तल, अब ये और ये, इस प्रतिबिंब को यहां बनाने के लिए यहां से क्या होते हैं बच्चों, ये लेंस लगा देते हैं, और ये लेंस करने के लिए रिफ्लेक्टेड करते हैं। ये यहाँ से O बन जाती है, ये वस्तु I, और यहाँ से क्या हो जाता है, आपका प्रतिबिंब फिक्स पॉइंट बन जाता है। तो ये हो जाएगा दोष मुक्त आंख। तो ये बच्चों आपका अंतर है। अगर कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाए या कंपटीशन में आ जाए कि निकट दृष्टि दोष में दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस को यूज किया जाता है, उत्तल लेंस को। ये आपके पास डायग्राम है, ये दोष युक्त आंख है, मतलब आंख को पास वाली वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। जहां भी लेंस लगा देंगे उत्तल तो पास की वस्तु दिखाई देगी। ये दूर बिंदु है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रतिबिंब करेक्ट पॉइंट पे बनेगा। इसी प्रकार ये है आपका दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसको समस्या को निवारण करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसका जो प्रतिबिंब है वो दूर के बिंदु है, ये आपका हो जाएगा दूर बिंदु, और इसका फोकस एक पॉइंट पे बनेगा करेक्ट। तो ये तो हो जाएगी दोष मुक्त आंख, और ये दोष युक्त, इसमें समस्या है, डिफॉल्टर आंख है, ये आपकी करेक्ट आइज है। इस तरह से ये दो प्रकार हैं। एक आपके पास कई बार यह हो जाता है दोनों की समस्या एक साथ आ जाती है, न तो कोई पास की चीजें दिखाई नहीं देती है, न कभी दूसरी, उसमें द्विफोक्सी लेंस यूज करते हैं। इसमें मतलब ये और ये लेंस, इन दोनों को कंबाइंड करके इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, इसके बारे में आप समझिए। आगे नया टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों नया टॉपिक चर्चा करते हैं, सूक्ष्मदर्शी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा समझना बच्चों, क्या होता है सूक्ष्मदर्शी उपकरण। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय उपकरण है जो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी,
दूसरा होता है बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक लेंस लेते हैं, इस लेंस में एक वस्तु और फोकस बिंदु से, एक आपका ये जो है ना ये, और इसका प्रतिबिंब और इसका प्रतिबिंब ये यहां बनता है। ए बी ये सी और ये एफ, और एफ व सी के मध्य बनता है, ये एफ है और ये सी पार्ट है, और ये हो जाएगा ए डैश, ये बी डैश और ये सी, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ये डायग्राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई वस्तु ये सरल सूक्ष्मदर्शी में कम दूरी का फोकस लेंस लगा होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है, और इसकी रचना करोगे जब वस्तु एफ व सी के मध्य स्थित हो तो बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा, आभासी व सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, ये जो दूरी है, ये दूरी तो हो जाएगी u, और ये दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी v, और एक अल्फा जब ज्ञात करते हैं वो आप ऐसे ज्ञात करोगे, आप ए बी ओ से, ये आपकी आई है ओ से, और ये जो दूरी है वो डी है, ये होती है न्यूनतम दूरी। जब कोई वस्तु आंख की तरफ इतने पास में दूरी होनी चाहिए जो आसानी से देख सकते हैं, वो दूरी होती है डी। डी का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। इतनी दूरी से आप देख सकते हो, उससे पास में किताब लेके आओगे, कोई भी अक्षर वो आंख देख नहीं सकती, वो न्यूनतम दूरी से निरूपित करते हैं। यह आपका एक कोण हो गया, इसको आप अल्फा से निरूपित कर सकते हैं, यह आप बीटा से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से छोटी वस्तु, ये पेन की जो निफ आकार है वो इतनी बड़ी नजर आती है माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी की। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी एफ और सी के मध्य में वस्तु होती है, इसका जो प्रतिबिंब है वो ए बी डैश में इस वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और ये फोकस बिंदु अनंत पे जाती है, दोनों लाइन नहीं मैच करेंगी। अब आपको क्या करना है, आवर्धन अक्षमता ज्ञात करनी है। तो आवर्धन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अक्षमता m बराबर बीटा इंटू अल्फा, तो इसको आप क्या है टेन के रूप में ले लीजिए, तो टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, समीकरण नंबर 1। अल्फा व बीटा अलग हो तो ठीक है, तब टेन बीटा टेन अल्फा ले लिया। अब अपन अल्फा व बीटा का मान चाहिए सबसे पहले, तो देखिए बच्चों ध्यान से, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से व ए बी सी में, तो ए डैश बी डैश बी डैश सी, ये हो जाएगा ए बी और बी सी के बराबर हो जाएगा। ए बी का जो मान है वो क्या हो सकता है बच्चों,
ए बी का मान कोई फिक्स नहीं है, तो ए बी की जगह ए बी रख दीजिए। बी सी का मान क्या है, बी ओ सी, बी सी का मान है ये जो आपको नजर आ रहा है ना, बी डॉट सी, इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान है यू, ये यू से निरूपित कर दीजिए। दूसरा पार्ट, ये तो आपका टेन बीटा का मान हो गया। टेन बीटा का मतलब ये ए डैश बी डैश है, तो ये ए डैश सी, ध्यान से देखिए आप, ए डैश बी डैश, ये बीटा। इसी प्रकार ये आपका कोण हो गया ना बच्चों, ये तो आ गया टेन बीटा। इसी प्रकार टेन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। टेन अल्फा, टेन अल्फा का मान है ये, वो यहां से ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा का मान हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा माइनस डी। ठीक है, ये अल्फा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार ये कर्ण, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 का मान ये 2 है, सॉरी ये आपकी समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, m बराबर ये हो जाएगा ए बी माइनस यू, यहां से क्या हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा डी, यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, ए बी, तो ये हो जाएगा डी माइनस, और यहां से हो जाएगा ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा डी अपॉन यू। तो m का जो मान है हो जाएगा डी अपॉन यू। एक तो समीकरण नंबर 4। अब इनकी स्थितियां होंगी 2। तो फर्स्ट स्थिति है जब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो, तो ध्यान से देखिए क्या क्या आप यूज करेंगे, f है, f डैश का मान तो f ले लीजिए, v अनंत पे स्थित हो और u का मान, u डैश का मान माइनस u, और v डैश का मान अनंत, लेंथ सूत्र के माध्यम से ज्ञात करना है, लेंथ सूत्र से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो ये जाएगा सूत्र 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन u। तो ये जो फॉर्मूला है f बराबर u आ जाएगा, ये आप समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। ये 5 का मान है ना, तो आवर्धन अक्षमता ज्ञात करोगे तो u की जगह क्या है, f है, तो ये जाएगा बच्चों d अपॉन f। एक तो ये मान आ जाएगा समीकरण नंबर 6। और दूसरा मान जब प्रतिबिंब न्यूनतम पर स्थित हो, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, जब प्रतिबिंब न्यूनतम d पर स्थित हो, तो f डैश का मान तो हो जाएगा f, और v डैश का मान हो जाएगा माइनस डी, और u का मान हो जाएगा माइनस यू। तो लेंथ सूत्र से 1 अपॉन f डैश 1 अपॉन v डैश 1 अपॉन u डैश, तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन माइनस डी और प्लस 1 अपॉन u। अब d से डिवाइड कर देंगे, d अपॉन f माइनस d अपॉन d प्लस d अपॉन u, ये कैंसिल, तो d अपॉन f बराबर माइनस 1 d अपॉन u। अब आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान से देखो, d अपॉन u का मान निकाला ना, d अपॉन u, तो 1 अपॉन d अपॉन f, और d अपॉन u की जगह क्या रख सकते हो, m, तो ये हो जाएगा m बराबर 1 अपॉन d अपॉन f। ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 7। यही आपको प्रूफ करना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चों लॉजिक लगाने की जरूरत है। बहुत ही इजी बुक है, कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, जैसा चाहिए वैसे आप घुमा सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है क्या, बस थोड़ा सा इसका लॉजिक्स बहुत जरूरी है। डायग्राम कौन से के जितना इसका लॉजिक्स तैयार करें, लॉजिक्स तैयार नहीं करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये जो दूरी है ये हो जाएगी f, ये u है,
ये v दूरी है और ये माइनस d दूरी है। न्यूनतम पर है तब तो आएगा माइनस d, अनंत पे है तो ये अनंत। तो 1/∞ अनंत का मान 0 होता है, तो ये f बराबर u रखेंगे तो इस समीकरण में रख के आप ये माना जाएगा। ये मान आपका यहाँ आ गया। ये d से डिवाइड, ऊपर अंश से मैंने गुणा क्यों किया, क्योंकि मेरे को समीकरण चाहिए थी d/f की और d/u की, इस माध्यम से मैंने ये मान ज्ञात कर लिया। तो सब आपके सामने है बच्चों, इसको करना कुछ नहीं है, इसका टेन बीटा और अल्फा का मान ज्ञात करना है। अल्फा का मान तो सीधा सा निकल जाएगा AB/AO, इसका मान था -d और ये हो जाएगा AB। तो इसकी जगह क्या करो, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, एक स्टाफ लिखनी हो तो आप क्या करो AO, तो ये हो जाएगा AB/-d, ये समीकरण नंबर 3। अब ये जो दो मान है अल्फा बीटा का, ये मान आपको यहाँ रखना है, यहाँ से रखेंगे तो ये मान आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो पार्ट है जब प्रतिबिंब अनंत पे हो, अनंत का मानी f से परे, f से परे होने का मतलब यहाँ अनंत पे बन रहा है प्रतिबिंब, तो अनंत पे बनेगा तो ये तो जाएगा 0 पोर्शन, इस पोर्शन को 0 बोलते हैं बच्चों। आपको पता ही है 1/∞ का 0 होता है और 0.1 का मान 0 होता है, ये याद रखना। ये मान आपका यहाँ आ गया, f की जगह u रख सकते हो, तो आप समीकरण नंबर 4 की है तो d/f और d/u की जगह क्या रख दिया, d/f रख दिया। अब कह रहा है कि ये प्रतिबिंब -d पर हो, न्यूनतम पर हो, जब आपका प्रतिबिंब पास में हो तब आप इस लेंस सूत्र के माध्यम से रखते हुए ये आपको मान ज्ञात करना है, और d/u है उसको आप m से निरूपित कर सकते हो और ये आपका मान आ गया। इसी का स्पष्टीकरण कर दिया सरल सूक्ष्मदर्शी। अब देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वो कल के वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए आप इस चीज़ का रिवीजन कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं वो कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हैं, और मैं यही कह रहा हूँ बच्चों, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। जितना लाइक करोगे ना आप तो सीखोगे, बच्चे और भी जुड़ेंगे, वो भी उनको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना ज़्यादा लेना भी चाहिए। आगे कंपटीशन में इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं, साइंस के बच्चों में ज़्यादातर मोस्टली इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे नीट की कंपटीशन हुई, IIT JEE हुई, मेंस हुई, एडवांस हुई, एयरफोर्स की हुई, या जितने भी कंपटीशंस हैं, तो ये जो किरण प्रकाश से हैं इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। RBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, बहुत सारा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िए आप। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स के माध्यम में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी नए बच्चे उनको जोड़ें। और तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।